नमस्कार शिक्षक साथियों और प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं की कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज हम ऊर्जा के एक रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ऊर्जा अनेक रूप में पाई जाती है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो सार्वभौमिक नियम है। इसी प्रकार ऊर्जा के आज हम एक विशेष रूप का अध्ययन करेंगे और वह ऊर्जा का रूप है प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। यदि प्रकाश ना हो तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसी संदर्भ में आज विस्तृत अध्ययन के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता श्री अजय श्रीवास्तव जी। उनसे मैं प्रकाश के बारे में ये जानना चाहते हैं कि प्रकाश किस प्रकार से हमें ऊर्जा के रूप में मिलता रहता है और प्रकाश के लिए कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रकाश में ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में क्रम से अध्ययन करेंगे। कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो प्रकाश में हमें काम आते हैं, जिनसे हम प्रतिबिंब देखते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं श्री अजय श्रीवास्तव जी से। साथियों, आज हम प्रकाश के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। जैसा जेबी सिंह साहब ने बताया, प्रकाश एक ऊर्जा है। तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में गमन करता है और इसी ऊर्जा के संबंध में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा हमें मालूम है, प्रकाश की परिभाषा में हम जानते हैं कि प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जो हमें नेत्रों के द्वारा अनुभव होता है। हम जब कभी सोते हुए होते हैं या अंधेरे में होते हैं और एकाएक प्रकाश जलाया जाता है तो हमारी आँखें यह अनुभव करती हैं कि सामने कोई प्रकाश का स्रोत जल गया है। तो हमारे नेत्र के द्वारा ही हम यह महसूस करते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में हमारे पास पहुंच रहा है। तो श्रीवास्तव जी, क्या बिना प्रकाश के हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा? हाँ, जेबी सिंह साहब जी सही कह रहे हैं। बिना प्रकाश के हमें कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हम अंधेरे में खड़े होते हैं और दर्पण के सामने भी खड़े होते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। मतलब देखने के लिए हमें प्रकाश की बहुत आवश्यक है। यदि हम देखिए छात्रों, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि कोई वस्तु उजाले में रखी है तो हमें दिखाई देती है, अंधेरे में रखी है तो हमें दिखाई नहीं देती है। मतलब वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब वह प्रकाश में रखी हो। जी हाँ, ठीक है कि नहीं? तो ठीक है आपने श्रीवास्तव जी, हाँ, ये प्रकाश के बहुत से गुण होते हैं। इसमें प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। जी बिल्कुल सही है। और फिर प्रकाश का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन। आज हम प्रकाश के परावर्तन के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा हम नॉर्मली देखते हैं या सामान्यतः हम उसको अनुभव करते हैं, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रकाश की किरण हमसे टकरा कर वापस लौटती है तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अभी आपने परिभाषा मैंने आपको बताई है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो जिसे नेत्र के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। आप इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसे नेत्र के द्वारा अनुभव किया जाता है। प्रकाश के जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो समतल दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब हम अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। हाँ, तो ये श्रीवास्तव जी हाँ, सबसे पहले देखिए ये छात्रों को बता दिया जाए कि परावर्तन कैसे होता है और संक्षिप्त में उनको ये बता दें
कि परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। परावर्तन के जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने या परावर्तक सतह के सामने होती है तो परावर्तन का पहला नियम ये है कि आपतित किरण यानी आने वाली प्रकाश की किरण और परावर्तित किरण यानी परावर्तक सतह से लौटकर आने वाली प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का हमारा पहला नियम है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, वह आपतन कोण और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, ये दोनों आपस में परस्पर बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम आई स्मॉल छोटे आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए परावर्तन के नियम हैं। अब ये परावर्तन किन के द्वारा होता है, कौन कौन से ये परावर्तन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा परावर्तन होता है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कि परावर्तन जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि परावर्तन दर्पणों से सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर हम दर्पण से सबसे अच्छा परावर्तन होता है। यहाँ पर हम गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आएगा, कांच के किसी गोले के कटे हुए भाग में बाह्य या आंतरिक भाग पर हम चमकदार पॉलिश कर देते हैं तो गोलीय पृष्ठ का परावर्तन होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय सतह से अगर परावर्तन होता है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब ये है सीधी सी बात, अगर अपन मान लें कि ये गोला है, कांच का गोला, हाँ। और उसको काट लें और उसको पॉलिश कर दें। जी हाँ। तो जैसे हमारे पास एक कांच का एक गोला है। इस गोले में यदि हम इस कांच के गोले में अंदर के भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो बाहर की सतह चमकने लगती है, और बाहर पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो अंदर की सतह चमकने लगती है। जैसे ये कांच का गोला है, इस पर हम एक अंदर की ओर चमकदार सतह लगा देते हैं तो ये उठा हुआ हिस्सा चमकने लगता है। इसी तरह यदि हम बाहर की ओर पॉलिश कर देते हैं तो अंदर का सिरा चमकने लगता है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अंदर का सिरा चमकने लगता है। अंदर की सतह चमकदार सतह होती है। जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और परावर्तन के बाद टकराकर लौटती है तो इसका परावर्तन अंदर की सतह से होता है। क्योंकि इसके परावर्तन अंदर की सतह से होता है, इसलिए हम इसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी दर्पण के अंदर की सतह से परावर्तित होती है तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब जो अंदर का धसा हुआ भाग है, अंदर का जो मुड़ा हुआ भाग है वो चमकदार हो। जी हाँ, वह चमकदार होगा। और बाहर पॉलिश, जैसे कि आपने पन्नी लगा के बताई है हाँ, कि बाहर पॉलिश है, मतलब वो क्या हो गया बताइए, अवतल दर्पण हो गया। हाँ, जैसे हम इसको याद करने की दृष्टि से याद कर सकते हैं, अंदर का सिरा, अंदर का पहला शब्द आ होता है और अवतल दर्पण का पहला शब्द आ होता है, तो हम उसे याद करने के लिए ऐसा याद कर सकते हैं कि अंदर की सतह के साथ अवतल दर्पण आएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आ मतलब अंदर और अंदर का मतलब अवतल दर्पण। अंदर की पृष्ठ अगर चमकदार है तो वो अवतल दर्पण हो गया, और बाहर की सतह चमकदार है। इसी तरह से यदि हम बाहर की सतह पर अगर प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रकाश की किरण बाहर की सतह पर आती है, ये आपको दिख रहा है, ये सतह चमकदार है। अंदर की सतह पर हमने पॉलिश किया है, बाहर की सतह पर हम पॉलिश कर देते हैं। यह सतह उठी हुई सतह होती है। जब प्रकाश की किरण इस सतह पर आकर पड़ती है और परावर्तित होकर बाहर लौटती है, यानी उठी हुई सतह से परावर्तन होता है। उठी सतह का पहला शब्द अगर हम ऊ ले लें तो उत्तल दर्पण कहलाएगा ये, यानी उठी हुई सतह से परावर्तन उत्तल सतह का परावर्तन कहलाएगा, और ऐसी सतह को हम क्या कहते हैं, उत्तल सतह कहते हैं। हाँ, तो ये सर जैसे तो कि इस प्रकार हमारे परावर्तन में, गोलीय दर्पण में दो सतह होती हैं, एक अवतल सतह और दूसरी उत्तल सतह। जैसा हमने आपको बताया, अवतल सतह में ये देखिए आप, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल गोलीय दर्पण। इसमें अंदर की सतह आपको दिखाई गई है तीर के निशान से, अंदर की सतह चमकदार सतह है।
इसी बाहर प्रकार पॉलिश है। ऐसी, हाँ, बाहर की ओर पॉलिश है, अंदर की सतह चमकदार सतह है। इसी तरह से दूसरा हमारा दर्पण है उत्तल गोलीय दर्पण। इसमें उठी हुई सतह हमारी चमकदार सतह है। इसमें जो परावर्तन होता है ये उठी हुई सतह से होता है। इसमें जो पॉलिश होती है वो अंदर की ओर होती है। अब हम आते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में। दर्पण की जो हाँ बोलिए। श्रीवास्तव जी, जी हाँ, ये दर्पण के पढ़ने से पहले इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं या कौन कौन से ऐसी शब्दावलियाँ होती हैं जो कि हमें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और जब तक हमें ये शब्दावलियाँ या जो वैज्ञानिक शब्द हैं हाँ, अगर वो हमें उनकी जानकारी ना हो तो फिर हमें उनके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए सबसे पहले उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। ठीक है। जैसा सिंह साहब ने बताया कि कुछ शब्दावलियां दर्पण के संबंध में होती हैं जिनका जानना बहुत आवश्यक होता है। वैज्ञानिक शब्द होते हैं। इन शब्दों में जैसा मैंने आपको बताया था, दर्पण एक खोखले कटे हुए गोले का भाग होता है। तो दर्पण जिस खोखले कटे हुए गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या यानी दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले की त्रिज्या ही दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इस गोले का केंद्र ही दर्पण के लिए क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। जब हम किसी दर्पण को काटते हैं तो गोले से ही काटते हैं, किसी कांच के गोले या कांच के टुकड़े से काटते हैं तो उस गोले का केंद्र दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होता है। और इसे सामान्यतः हम P से प्रदर्शित सामान्यतः हम C से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो छात्रों देखिए, आप लोगों ने अभी ये समझा होगा कि ये गोला होता है, कांच का गोला, और उस गोले का केंद्र होता है। जब पूरा गोला आपके सामने हो तो फिर उस गोले के जो केंद्र होता है उसको हम सामान्य भाषा में केंद्र कहते हैं। लेकिन यदि हम उसका एक छोटा सा पीस ले लें, छोटा सा टुकड़ा ले लें, तो फिर उसको हम वक्रता केंद्र कहने लगते हैं। मतलब वक्रता केंद्र मतलब पूरा गोला नहीं है, उसका कुछ थोड़ा सा भाग है, और लेकिन बस केवल थोड़ा सा भाग होने के कारण उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसकी जगह नहीं बदलती है, जगह वही की वही रहती है, केवल उसमें वक्रता केंद्र उसको कहने लगते हैं। परिभाषा चाहें तो आप नोट कर लें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे इसी से वैज्ञानिक शब्द दूसरी परिभाषा है ध्रुव। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। दर्पण के बीच या दर्पण का मध्य भाग, जैसे ये दर्पण बनाया गया हमारा, इसका बीच का भाग ध्रुव कहलाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसे पोल कहा जाता है, इसलिए इसका पहला अक्षर P से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये दर्पण की सतह पर होता है। जी हाँ, दर्पण की सतह और पर बिल्कुल होता ठीक है। मध्य बिंदु में होता है जी। और वो ध्रुव कहते हैं। एक देखिए श्रीवास्तव जी, ये छात्रों को जानकारी दे दें कि जितनी भी दूरियां हैं हमारी वो सभी ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण से संबंधित जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, हम उनकी सभी दूरियां उसके ध्रुव से नापते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरी परिभाषा है हमारी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र, मध्य बिंदु यानी ध्रुव, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष का तात्पर्य है कि जो एक सीधी रेखा त्रिज्या के रूप में हमें दिखाई दे रही है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें कई बिंदु हो सकते हैं। फोकस बिंदु भी इसी के अंदर आएगा, ध्रुव भी इसी में आएगा, और वक्रता केंद्र भी। हाँ, तो देखिए छात्रों, जैसे कि श्रीवास्तव जी ने बताया कि दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव, उनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए आप, और इस रेखा को हम आवश्यकता के अनुसार चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। जितनी हमें आवश्यकता होगी उतनी हम इसको बड़ी कर सकते हैं। इस रेखा को ज़रूरत पड़े तो हम इसको अनंत तक भी खींच सकते हैं, मतलब बहुत अधिक दूरी तक खींच सकते हैं। मतलब इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, निश्चित कोई सीमा नहीं होती है। अब हमारी इसमें चौथी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव से गोले की त्रिज्या यानी गोले के केंद्र तक खींची गई दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम यह कह सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। तो छात्रों, ये देखिए, अभी आपको पहले भी बता दिया गया था कि दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं। जितनी भी दूरियां होंगी
सभी की सभी दूरियां ध्रुव से नापेंगे। तो ध्रुव तो हो गया एक प्रकार से मुख्य बिंदु या मूल बिंदु, और दूसरा है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब हमारी इसमें तो अगली परिभाषा है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से हाँ प्रदर्शित श्रीवास्तव जी, किया जाता है। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बच्चों को फोकस के बारे में बता दिया जाए। अच्छा, दूरी इसके बाद हम बाद में बात करेंगे। जी। सबसे पहले बात करते हैं जी हाँ। कि ये फोकस बिंदु क्या होता है। छात्रों, जैसे कि आपने देखा होगा कि फोकस मतलब जहाँ पर बहुत सी किरणें आकर मिलती हैं और वहाँ पर बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है, उस तेज प्रकाश को फोकस कहते हैं। जैसे कि आपने देखिए टॉर्च देखी होगी, टॉर्च में आपने एक बिंदु ऐसा होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं और मिलती हैं एक जगह और बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है, उसको फोकस बिंदु कहते हैं। या फोकस मतलब जहाँ पर सबके सब आकर मिलती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम आप इनको परिभाषित करें तो आप बताएं छात्रों को कि इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। हाँ जी, मुख्य हमने अभी आपने परिभाषा पढ़ी है, मुख्य अक्ष यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखें, ये फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये देखिए आप, ये बिंदु जिस पर F लिखा है ये फोकस बिंदु है। यह आपका अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, इसलिए इसे हम मिलता हुआ कहते हैं। और उत्तल दर्पण में चूँकि प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसमें इस लाइन को हमने डॉटेड लाइन से बनाया है, इसलिए इसकी परिभाषा इसलिए इस प्रकार बनाई गई है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मतलब ये सीधा सीधा सा इसका मतलब हुआ कि यदि दर्पण अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएंगी वो सब वास्तव में एक बिंदु पर मिलेंगी। इसलिए अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होगा वो वास्तविक फोकस बिंदु होगा। जी हाँ। और वो आपको वास्तव में दिखाई देगा और वहाँ पर बहुत तेज प्रकाश आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएंगी वो मिलेंगी नहीं, लेकिन ऐसे मालूम होगा, प्रतीत जरूर होगा आपको कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिलेंगी नहीं, फैल जाएंगी। इसलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस बिंदु होगा वो आभासी होगा। तो छात्रों, इस प्रकार से देखिए आपने फोकस बिंदु की परिभाषा स्पष्ट रूप से आपको समझ में आई होगी कि सबसे मुख्य बात तो है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आना चाहिए और फिर वो उनका परावर्तन होना चाहिए। परावर्तन के बाद फिर वो या तो मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। अगर वो मिलेंगी तो वो वास्तविक फोकस बिंदु कहलाएगा और मिलती हुई प्रतीत होंगी तो फिर वो आभासी फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है। अब फोकस दूरी है, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। जैसा हम पहले बता रहे थे, हमारे JB सिंह साहब ने बोला कि पहले फोकस बिंदु बताया जाए। फोकस बिंदु मैंने आपको बताया, JB सिंह ने उसको आपको एक्सप्लेन किया है। तो दर्पण फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, जहाँ पर सभी प्रकाश की किरणें आकर मिलती हैं, यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार है अगली परिभाषा हमारी फोकस तल। मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण में आती हैं, फोकस से जाती हैं, जैसा परिभाषा में पिछली परिभाषा में बताया है। इस बिंदु पर यदि हम कोई एक लंबवत तल खींच देते हैं, इस तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं आप कि परिभाषा पहले देख लें। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत जाने वाला फोकस तल कहलाता है। यहाँ पर आपका ये तल बना हुआ आपको दिख रहा है चित्र में, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। यह फोकस के लंबवत होता है। मतलब सीधी सी बात है कि एक तो ये समतल होगा, समतल जैसे कि आपका कागज का जो पृष्ठ होता है बिल्कुल समतल होता है और उसको हम फोकस बिंदु के पास फोकस बिंदु पर रखा है जी हाँ। और मुख्य अक्ष के वो लंबवत होता है, तो फिर वो फोकस तल कहलाएगा। जी।
अब हम इसमें पहले जो हमने चर्चा की है परावर्तन के नियम, पुनः हम परावर्तन के नियम को आपको फिर चर्चा करते हैं। इसे आप अच्छी तरह नोट कर लें। परावर्तन का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है और सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला परावर्तन का नियम आप इसमें चित्र में देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमारी है इसमें नियम है आपतन कोण, परावर्तन कोण परस्पर आपस में बराबर होते हैं। इसमें जो चित्र दिया गया है आप देखें, ये आने वाली प्रकाश की किरण जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, ये दर्पण से परावर्तन होने के बाद निकल रही है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। किसी भी दर्पण के केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा गोली दर्पण में लंब होती है। यहाँ पर C और M गोली दर्पण के लिए लंब है, इसलिए ये लंब कहलाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसमें आपतन कोण और लंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो छात्रों देखिए, ये परावर्तन के नियम आप लोगों ने देखिए सुने, बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बिल्कुल बराबर होते हैं, 1 डिग्री का भी इनमें अंतर नहीं होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन देखिए, आप लोगों ने पिछली क्लास में छोटी कक्षाओं में आपने समतल दर्पण पढ़ा होगा, अभी हम लोग अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं। ये नियम जितने भी दर्पण हैं ये सभी के लिए लागू होते हैं। चाहे समतल दर्पण हो उसके लिए भी लागू होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो उसके लिए भी लागू होते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो उसके लिए भी लागू होते हैं। छात्रों, एक बात और ध्यान देने की बात है कि अभिलंब बहुत महत्वपूर्ण होता है। समतल दर्पण में हम अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाकर खींच देते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण में अभिलंब खींचने के लिए सरल विधि है कि वक्रता केंद्र से हम रेखा खींच दें। वक्रता केंद्र जो है वहाँ से सीधी रेखा खींच दें तो वो आपको त्रिज्या होगी, और त्रिज्या हमेशा गोलीय पृष्ठ के ऊपर लंबवत होती है, इसलिए इसमें हमें कोण नापने की ज़रूरत नहीं होती है। वक्रता केंद्र से जो रेखा खींची जाती है वही अभिलंब होती है। तो छात्रों, अभिलंब जब तक नहीं होगा या अभिलंब का जब तक आप लोग निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हम आपतन कोण और परावर्तन कोण को नहीं पहचान पाएंगे। जी हाँ। और आपतन कोण और परावर्तन कोण अभिलंब के साथ ही बनते हैं। अभिलंब और आपतित किरण है तो आपतन कोण हो जाएगा, अभिलंब और परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण हो जाएगा। और इन दोनों का मान आपस में बराबर होता है, जैसा हम लिख सकते हैं I बराबर है R के। हाँ, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब हम इसके आगे के हिस्से में देखते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। हमने जैसा आपको परिभाषा में बतलाया है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है और तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसको हम फोकस बिंदु कहते हैं, और उस बिंदु तक की दूरी को ध्रुव से जब हम नापते हैं, यानी ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसा आपके चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर जो चित्र बनाया गया है इसमें दोनों दर्पण बनाए गए हैं, एक उत्तल दर्पण है और दूसरा अवतल दर्पण है। इसमें पहला जो चित्र है ये आपका अवतल दर्पण है और दूसरा जो चित्र है आपका वह उत्तल दर्पण है। इसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह से ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को r से प्रदर्शित किया गया है। उत्तल दर्पण में इसी प्रकार उत्तल दर्पण में प्रदर्शित किया गया है फोकस तक की दूरी और वक्रता त्रिज्या। अब यह दूरी काल्पनिक होती है, इसलिए दर्पण के अंदर की तरफ है। यहाँ पर जैसा हमने चित्र में प्रदर्शित किया है कि फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया गया है और वक्रता त्रिज्या को हमने r से प्रदर्शित किया है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है नीचे देखें, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सूत्र के हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं F = R/2।
2। यदि ये दूरी सेंटीमीटर में नापी जाती है तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें वक्रता त्रिज्या मालूम है। यदि मान लीजिए वक्रता त्रिज्या हमें दी है 10 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी उसका आधा हो जाएगी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम किसी भी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सीधा सीधा है कि फोकस दूरी दर्पण की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे कि आपने बताया कि अगर वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम दर्पण से संबंधित कुछ सूत्र हैं, दर्पण का सूत्र इस संबंध में बात करते हैं। दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण से वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण तक पहुंचती है तो उस दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं। सामान्यतः इस दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी को u कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं वस्तु से दर्पण तक की दूरी को हम u कहते हैं। यस, और शुद्ध रूप से अगर बोलें कि ध्रुव से वस्तु तक की दूरियां जो है ना ध्रुव से नापते हैं, क्योंकि ध्रुव मूल बिंदु होता है हमारा। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को भी हम u कह सकते हैं। इसी प्रकार दर्पण से परावर्तन होने के बाद जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब तक की दूरी को ध्रुव से अगर नापा जाए तो उसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर u और v से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम दर्पण की फोकस दूरी के बाद का मान निकालना चाहते हैं तो हमारे लिए फोकस दूरी के लिए एक सूत्र है। ये चित्र में आपको दिख रहा है, दर्पण है ये हमने अवतल दर्पण बनाया है। अवतल दर्पण के सामने यह फोकस बिंदु है, A और B वस्तु है, और A B वस्तु के साथ एक देखें प्रकाश की किरण A बिंदु से निकल रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, दर्पण से टकरा रही है और फोकस बिंदु से जाती है। हमारा प्रथम नियम हमने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु दर्पण के सामने होती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। उस नियम के आधार पर यह प्रकाश की किरण निकली है। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है और मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, जब दोनों प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, ए बी वस्तु है और ए डैश और बी डैश क्या है, इसका प्रतिबिंब है। एक चीज़ और भी आप देख रहे हैं, दर्पण के ऊपरी हिस्से पे यानी ऊपर वाले हिस्से पर वस्तु है और नीचे वाले हिस्से पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। मुख्य अक्ष के ऊपर के हिस्से पर वस्तु है और नीचे के हिस्से पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और इसमें यह भी नज़र आ रहा है कि वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। तो ये जो चित्र हमने बनाया है इस आधार पर हम चित्र बना लेते हैं। और दर्पण के लिए सूत्र हमारे पास है 1/f = 1/v + 1/u। इस सूत्र के आधार पर हम किसी भी दर्पण की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को अगर हम और छोटे रूप में लिखना चाहते हैं तो f = uv/u + v के रूप में भी लिखा जा सकता है। यदि हमें किसी वस्तु की दूरी मालूम हो u और प्रतिबिंब की दूरी मालूम हो v, तो हम उसकी फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। श्रीवास्तव जी, ये हम सूत्र तो लगा देंगे लेकिन इस सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें जो ज़रूरत पड़ती है, जी हाँ, वो ज़रूरत पड़ती है चिन्ह पर पाटी। जी हाँ, कि हम ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी, क्योंकि अगर हमने इनका चिन्ह का ध्यान नहीं दिया या चिन्ह हमने गलत रख दिए तो हमारी जितनी भी गणनाएं होंगी या जो भी हमारे मान आएंगे वो गलत प्राप्त होंगे। इसलिए छात्रों को ये ज़रूर बता दिया जाए कि इनकी कौन कौन सी चिन्ह पर पाटी है जो इसमें उपयोग की जाती है। जी हाँ, तो दर्पण से दूरी नापने के लिए जो चिन्ह की परपाटी है उसमें दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष पर जो भी आपतित किरण होती है उसकी दिशा हम धनात्मक मानते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आपतित किरण की दिशा को हम धनात्मक मानते हैं। इसी तरह से दर्पण के आपतित किरण की जो विपरीत दिशा होती है उस दिशा को हम ऋणात्मक मानते हैं। सामान्यतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी को ऋणात्मक माना जाता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को धनात्मक माना जाता है। हाँ, अगर हम इसको इस प्रकार से बोले, जी हाँ, कि दर्पण को इस प्रकार रखें कि उसकी जो चमकदार सतह है वो लेफ्ट हैंड साइड में
मतलब बाईं ओर हो जी हाँ, और जो पॉलिश वाली सतह है वो राइट हैंड साइड में और दाईं ओर हो। तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड या बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं, जितनी भी बाएं तरफ की दूरियां होती हैं वो सभी ऋणात्मक ली जाती हैं। जी हाँ, दाएं तरफ की जितनी भी जितनी दूरियां होती दूरियां हैं हैं वो धनात्मक वो ली सभी जाती- धनात्मक ली जाती हैं। ऊपर की जो दूरियां होती हैं उनको हम धनात्मक लेते हैं, और- नीचे की जितनी भी दूरियां होती हैं हाँ, मुख्य अक्ष उन्हें से हम ऊपर की जो ऋणात्मक- दूरी होती है उसे धनात्मक, और मुख्य अक्ष से जो नीचे की दूरियां होती हैं उसे हम धनात्मक। हाँ, अब जैसे- धनात्मक धनात्मक लेते हैं। तो इसी आधार पर हम कुछ संख्यात्मक प्रश्न हैं, उन संख्यात्मक प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक आध आप कोई क्वेश्चन बताएं। जी हाँ, जैसे यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखें आप, एक प्रश्न दिया हुआ है, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर हो तो हम फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। यदि मान लीजिए वस्तु की दूरी आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए आप चित्र में दिया गया है आपके, वस्तु की दूरी दी है आपकी 2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी दी है आपकी 3 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। दर्पण की फोकस दूरी के पास हमारे पास सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर v की वैल्यू है 3 या v का मान है 3 क्योंकि यह प्रतिबिंब की दूरी है। वस्तु की दूरी का मान है 2 सेंटीमीटर, इसलिए इसका मान 2 है, तो v की जगह पर हम 3 लिखेंगे और u की जगह पर हम 2 लिखेंगे। इसका जब हम एलसीएम लेंगे या लघुत्तम निकालेंगे तो इन दोनों का मान होगा 6, 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है, और इसको हल करेंगे तो 1/f यानी 1/f बराबर 5/6। इसको हम पलट कर लिख सकते हैं f बराबर 6/5। तो इस सूत्र के आधार पर हम किसी भी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ी सावधानी है रखनी पड़ती है कि चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसा हमने आपको पहले बतलाया है कि अवतल और उत्तल दर्पण में आने वाली प्रकाश की किरणों को हम, ये भी सिंह साहब, आने वाली प्रकाश की किरणों को हम जो धनात्मक लेते हैं और निकलने वाली प्रकाश की किरणों को हम ऋणात्मक लेते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से देखिए आपने दर्पण में कौन कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये 2 प्रकार के दर्पण आप लोगों ने पढ़े हैं। और इन दर्पणों में आपने ये देखा होगा कि इनकी जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उनकी शब्दावली, उनमें आने वाले प्रमुख शब्द, जिसमें सबसे प्रमुख शब्द है वो है वक्ता केंद्र। गोले, जिस गोले को काट कर दर्पण बनाया जाता है उसका केंद्र दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है, और इस गोले तक की दूरी को वक्रता और त्रिज्या कहते हैं। दूसरा जो बिंदु होता है वो होता है ध्रुव। दर्पण का जो बिल्कुल ठीक मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। जी हाँ। तीसरी बात है मुख्य अक्ष, दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। छात्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है या सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो होती है फोकस बिंदु। इसमें देखिए आप लोगों ने 2 प्रकार के फोकस बिंदु आप लोगों ने पढ़े होंगे। नंबर 1, जहां प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, परावर्तन के बाद वो एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, इसलिए उसे कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई, क्योंकि दर्पण की वक्र सतह उत्तल दर्पण में अंदर की ओर होती है और उसका केंद्र अंदर की ओर होता है, इसलिए यह प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, बल्कि क्योंकि यह मिल नहीं पाती अंदर, क्योंकि जो भी प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर आती हैं तो सतह से परावर्तन होने के बाद दूर चली जाती हैं। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि यह मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए परिभाषा में बनाया गया है कि मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से दर्पण में क्या क्या आपने कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ी, उनमें कौन कौन से संबंध होते हैं, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में कौन से संबंध होते हैं, इनको आप लोग याद करें और इनके संख्यात्मक प्रश्न इनके हल करें। दूसरी बात
इनके प्रयोग करके देखें कि ये दर्पण में प्रकाश की किरणें किस प्रकार से परावर्तित होती हैं और एक बिंदु पर किस प्रकार से मिलती हैं। इस प्रकार से जब आप लोग करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा इनकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी। तो छात्रों, आज की कक्षा में हम यहीं तक अध्ययन करते हैं। इसके बारे में देखिए श्रीवास्तव जी, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि एक बार इसको पुनः बता दिया जाए, चिन्ह परपाटी को छात्रों के लिए, चिन्ह परपाटी क्योंकि ये छात्रों के लिए बहुत देखें आप स्क्रीन पे एक बार फिर से देख लें। दर्पण आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा दिखाएं इसको। दूरी मापने के लिए चिन्ह की परपाटी है, हेडिंग दिया गया है इसका। दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष पर आपतित किरण की दिशा को हम क्या मानते हैं? धनात्मक। यानी दर्पण से आने वाली जो भी प्रकाश की किरण होती है उसे हम धनात्मक मानते हैं। इसके विपरीत दर्पण से टकराकर लौटने वाली जो प्रकाश की किरण होती है उसे हम ऋणात्मक मानते हैं। अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां हम नापते हैं वह आने वाली होती हैं, वह ऋणात्मक होती हैं, और परावर्तन होने के बाद लौटती हैं तो वह धनात्मक हो जाती हैं। तो इसी प्रकार श्रीवास्तव जी, इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस बिंदु होता है वो ध्रुव के बाईं ओर होता है। अगर हम ये माने कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी तो वो धनात्मक होगी। वो धनात्मक होगी, क्योंकि वो अवतल दर्पण के पीछे साइड में या दाईं ओर बनता है। इस प्रकार से हम चिन्हों का जरूर आप लोग ध्यान रखें कि धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। जी हाँ। तो छात्रों, इस प्रकार से फोकस बिंदु है, फोकस तल है, वक्ता त्रिज्या है, मुख्य अक्ष है, अभिलंब है। अभिलंब खींचना भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत छोटी बात है लेकिन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिलंब के द्वारा ही सभी कोण निर्धारित होते हैं। और गोलीय वक्र पृष्ठ के लिए अभिलंब खींचना बहुत आसान होता है। जब वक्र पृष्ठ, जैसा हमने आपको बतलाया है कि वक्र पृष्ठ का एक केंद्र होता है, और केंद्र से आपने गणित में भी पढ़ा होगा, किसी भी वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा उस पर लंब होती है। तो जब हम कोई गोला लेते हैं या कोई दर्पण बनाते हैं तो वो गोले के रूप में होता है और उसमें पॉलिश करके हम उसका दर्पण बनाते हैं। तो जब हम गोला लेते हैं तो गोले का एक केंद्र होगा, और केंद्र से अगर हम उसकी परिधि तक दूरी कोई लाइन खींचते हैं तो वह उस पर अभिलंब होती है। इसलिए दर्पण पर अभिलंब खींचना तो बहुत आसान है। हम दर्पण के केंद्र से परिधि तक की कहीं भी लाइन खींचेंगे तो वो उस पर अभिलंब होगी। बस आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो अभिलंब से सीधे सीधे नाप सकते हैं आने वाली प्रकाश की किरण को, जिसे हमने उसके पहले बताया है कि आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से अभिलंब के साथ वो किरण जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और यही किरण दर्पण से टकराकर जब लौटती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से दर्पण के संदर्भ में आज आप लोगों ने बहुत से शब्दों को सुना होगा। इनको आप लोग चित्र बनाकर देखें और प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं दर्पण के द्वारा, इसको हम अगली कक्षा में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इनके चित्र अवश्य बनाएं। धन्यवाद।